स्वागत। आज का डीप डाइव है बैंक ऑफ इंडिया पर। जी। हमारे पास बैंक के इतिहास, हालिया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कुछ अवार्ड्स और उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज पर कुछ मजेदार जानकारी है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मिशन है इस बड़े सरकारी बैंक की 100 साल से ज्यादा की यात्रा को समझना। खासकर इनका जो भी का फाइनेंशियल टर्न अराउंड है, डिजिटल कदम है और आगे के प्लान्स क्या हैं। हाँ। देखते हैं इस पुराने दिग्गज बैंक में आजकल क्या नया चल रहा है। बिल्कुल, बैंक ऑफ इंडिया ये तो खैर भारतीय बैंकिंग में एक बहुत जाना माना नाम है। 1906 में शुरू हुआ था मुंबई में एक प्राइवेट बैंक की तरह। अच्छा। लेकिन वो जो बड़ा मोड़ आया 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद तो भूमिका पूरी तरह बदल गई। मतलब देश के विकास के एजेंडे से सीधे जुड़ गया ये बैंक। और ये तो शुरुआत से ही काफी आगे रहे हैं ना। मतलब सोचिए 1989 में ही पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड ब्रांच और एटीएम। हाँ। ये पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था जिसने ऐसा किया। और वो स्विफ्ट जी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, हाँ, जो पैसों के इंटरनेशनल लेन देन का नेटवर्क है, उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे भारत में। बिल्कुल। और 1982 में उन्होंने वो क्रेडिट असेसमेंट के लिए एक हेल्थ कोड सिस्टम जैसी चीज शुरू की थी। हाँ। जो उस जमाने के हिसाब से मतलब काफी इनोवेटिव सोच थी। सही बात है। और विदेशों में भी जल्दी पहुंचे। 1946 में लंदन में पहली ब्रांच खोल दी थी। अच्छा। काफी पहले। जी। ये दिखाता है कि शुरू से ही ग्लोबल एम्बिशंस थे। और आज देखें तो श्री एमआर कुमार जो एलआईसी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो फरवरी 2024 से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। मतलब अनुभवी नेतृत्व है। बिल्कुल, उनका अनुभव जरूर काम आ रहा होगा। और साइज तो खैर बड़ा है ही। भारत भर में 5100 से ज्यादा शाखा है, विदेशों में भी करीब 79 ऑफिस। जी। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो है इनका डिजिटल फुटप्रिंट। 1.7 करोड़ इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स और 3 करोड़ मोबाइल ऐप यूजर्स। 23 तक 85% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो रहे थे। अरे वाह। तो ये वो फिजिकल मॉडल है जिसकी बात होती है। मतलब फिजिकल ब्रांच का नेटवर्क भी और डिजिटल पहुंच भी एक बैलेंस बना रहे हैं। हाँ, ये जरूरी भी है शायद हर तरह के ग्राहक तक पहुंचने के लिए, टेक सेवी लोगों से लेकर उन इलाकों तक जहां ब्रांच ही काम आती है। बिल्कुल। और इसी डिजिटल फोकस का एक और सबूत है वो STQC सर्टिफिकेशन। हाँ, जुलाई 2025 में मिला है ना अपनी वेबसाइट के लिए। जी, पहला भारतीय बैंक जिसे ये मिला। ये वेबसाइट की क्वालिटी और सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड है। तो इतने बड़े नेटवर्क और डिजिटल पहुंच के साथ सवाल यह है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। और हाल के फाइनेंशियल नतीजे तो काफी कुछ कहते हैं। वित्त वर्ष 2025 का नेट प्रॉफिट 9,548.3 करोड़ रुपए। हाँ, और ये पिछले साल से 45.5% ज्यादा है। जबरदस्त उछाले हैं तो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बैंक न सिर्फ अपने पुराने जो फंसे कर्जे हैं उनकी वसूली में सफल रहा है, बल्कि जो मौजूदा मौके हैं बाजार में जैसे ट्रेजरी गेन्स, उनका भी फायदा उठाया है। मतलब डबल फायदा। जी। और एसेट क्वालिटी मतलब कर्जों की सेहत, उसमें सुधार तो वाकई देखने लायक है। हाँ, वो ग्रॉस NPA वाला आंकड़ा कहाँ 2019 में 16% से भी ऊपर था। हाँ, बहुत ज्यादा था। और जून 2025 तक गिरकर सिर्फ 2.92% रह गया। नेट NPA तो 1% से भी नीचे चला गया, 0.75% पर। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है बैंक के लिए। दिखाता है कि रिकवरी और जो लोन मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं वो काम कर रही हैं। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR वो भी मजबूत है। हाँ, CAR भी 17.77% मार्च 2025, जो काफी कंफर्टेबल लेवल है। मतलब बैंक के पास रिस्क झेलने की अच्छी क्षमता है। लेकिन एक चुनौती भी दिख रही है। आप कासा रेशियो की बात कर रही हैं? जी। जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट वाला पैसा होता है, बैंकों के लिए सबसे सस्ता फंड, उसका हिस्सा कम हुआ है, 40.28% पर आ गया है मार्च 2025 में। हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है क्योंकि इससे फंड्स की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसका असर प्रॉफिट पे आ सकता है। वैसे ये सिर्फ इसी बैंक की नहीं, इंडस्ट्री की भी चुनौती है आजकल। हाँ, वो तो है। लेकिन इसी बीच बैंक कुछ कस्टमर फ्रेंडली कदम भी उठा रहा है, जैसे सेविंग्स अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस हटा दिया। अच्छा, ये तो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। और वो नया ओमनी नियो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी लाए हैं। डिजिटल पर फोकस जारी है मतलब। बिल्कुल। और ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा भी दे रहे हैं। और ये सरकारी योजनाओं में भी काफी एक्टिव दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे वो खेती के लिए KCC हो, किसान ड्रोन हो, या सोलर वाली PM सूर्यघर योजना। जी, या फिर पेंशन स्कीम्स जैसे APY, NPS, इन सब में भागीदारी है। और जो अवार्ड्स मिले हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि नेशनल प्रायोरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिजनेस भी लाता होगा। बिल्कुल, स्टेबल बिजनेस मिलता है इससे। भविष्य के लिए लक्ष्य भी काफी बड़े रखे हैं इन्होंने। वित्त वर्ष 2026 के लिए
लोन ग्रोथ का टारगेट 12-13% और डिपॉजिट ग्रोथ 11-12%। महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। फोकस एरिया क्या रहेंगे? मेनली रिटेल, एसएमई और कॉरपोरेट लोन्स पर, और एनपीए मैनेजमेंट तो खैर जारी रखना ही होगा। ये लक्ष्य बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के माहौल में ठीक तो लगते हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए जैसा आपने कहा एनपीए मैनेजमेंट और खासकर टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाउड, इनको अपनाना बहुत जरूरी होगा। सही कहा, टेक्नोलॉजी अब सिर्फ ऑप्शन नहीं है, जरूरत बन गई है बैंकिंग में आगे रहने के लिए। और साथ ही सही टैलेंट को साथ रखना, उनकी स्किल्स बढ़ाना, वो भी बहुत अहम है। तो अगर संक्षेप में देखें, बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज प्रबंधन और मुनाफा कमाने में एक प्रभावशाली वापसी की है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव, ये काफी महत्वपूर्ण दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मुख्य चुनौती रहेगी एक तो वो कम होते कासा रेशियो के बीच प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना, और दूसरी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं और जो बिजनेस ग्रोथ के एम्बिशियस लक्ष्य हैं, उनके बीच कैसे संतुलन बनाएगा। जी, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये अपनी डिजिटल लीडरशिप और जो कस्टमर सेंट्रिक पहले हैं, उनका फायदा कैसे उठाते हैं आगे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात हो।